नमस्कार, मैं रविश कुमार। जुमला बांचने की भी हद होती है। महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने से विरोध का विस्फोट हो गया है। सपा, राजद, बसपा, कांग्रेस सभी ने इसका विरोध कर दिया है। यही नहीं, महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं होगा। यह बिल में ही लिखा हुआ है। यह लिखा है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण लागू होगा। पास अभी होगा 2026 में, जब मौजूदा परिसीमन की समय सीमा समाप्त होगी, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब यह मजाक अच्छा है। यही हाल आपको याद दिलाता हूं नागरिकता कानून के साथ हुआ। 2019 में किस तरह पास कराया गया, लेकिन अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। पास होने के बाद भी यह कानून लापता है। प्रचंड बहुमत से लबालब मोदी सरकार भी अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकी। हर चीज को इवेंट में बदल देने वाली सरकार का लगाया शामियाना बिना आंधी और बारिश के कारण ही उजड़ गया। इस बिल का जितना स्वागत नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा विरोध। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? इसी के साथ सरकार ने देश की जनता को याद दिला दिया कि 10 साल में नई जनगणना का काम नहीं हुआ। जब इस बिल को 4 साल या 5 साल बाद लागू होना है, तो सूत्रों के हवाले से इतना माहौल क्यों बनाया गया? क्या इसीलिए कि 2 भाषण देने के बाद एक और भाषण देने का मौका मिलेगा? ऐसा लगता है कि संसद का यह विशेष सत्र प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष सत्र साबित होने जा रहा है। विशेष सत्र बुला लिया गया और पता ही नहीं लगता है कि करना क्या है। 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच संसद में प्रधानमंत्री के 2-2 भाषण हो गए हैं। जरा सोचिए तो सही कि क्या कल कहने में कुछ कमी रह गई थी, जो आज भी उन्होंने लंबा भाषण दिया है। ऐसा लगता है कि संसद को प्रधानमंत्री के क्लासरूम में बदल दिया गया है, जबकि इसी संसद में उनका रिकॉर्ड है कि रूटीन के जवाब के अलावा मात्र 2 बार जवाब देने आए हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। 18 सितंबर के दिन से ही माहौल बनाया जा रहा है, महिलाओं में उम्मीदें पैदा की जा रही हैं, लेकिन निकला क्या? यही कि ये 2024 के चुनाव से लागू नहीं होगा। जब यही करना था तो इसे पहले कर लेते। हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस बात से जिससे पता चलता है कि बीजेपी के खेमे में महिला की वंदना करने वाले कैसे कैसे नेता हैं। इस बिल का नाम ही नारी शक्ति वंदन बिल रख दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे कमलनाथ को चुनौती देते हैं। अगर कमलनाथ सच्चे हनुमान भक्त हैं तो 10 जनपद को जला दें। आप जानते हैं कि 10 जनपद सोनिया गांधी का घर है। 76 साल की सोनिया गांधी वरिष्ठ सांसद हैं। एक मुख्यमंत्री अपनी पूर्व पार्टी की अध्यक्ष और नेता का घर जलाने की बात सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला सांसद का घर जलाने का आह्वान कर रहा है। यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति एक महिला सांसद का घर जलाने की चुनौती दे रहे हैं। क्या सच्चा हनुमान भक्त होने की यही निशानी बची है कि कमलनाथ अपनी पार्टी के नेता का घर जला दें? महिलाएं चाहे संभ्रांत हों या आर्थिक रूप से कमजोर हों या जाति के हिसाब से अंतिम पायदान पर हों, पुरुषों के समाज में सबका अलग ही संघर्ष है। किसी का दोहरा है तो किसी का गरीबी और जाति के कारण तिहरा है। जिस वक्त महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की खबर आ रही है, उसी वक्त उनकी आर्थिक हालत खस्ता होने की भी खबर आ रही है। जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2022 में यह जीडीपी का 7.2% थी। वित्त वर्ष 2023 में घटकर 5.1% हो गई है। यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस दौरान घरेलू कर्जे का बोझ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।
यानी आम भारतीयों के घर कर्जे में डूबे हैं, महिलाओं पर कितना असर पड़ता होगा। यह रिपोर्ट बताती है कि मीडिया में जितना उछल कूद कर लीजिए, घर की तिजोरी खाली है और कर्जे का लोड इतना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है ईएमआई नहीं देने वालों को याद दिलाने के लिए चॉकलेट भेजेंगे। सोचिए 50 साल में घरेलू बचत इतनी कम कभी नहीं हुई, इसकी कोई खोज खबर नहीं। राजनीति में भावुकता और धार्मिकता इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि आर्थिक हालत को लेकर ढोल पीटने के लिए अब ढोल भी नहीं बचा है, बल्कि फट चुका है। हालत यह हो गई है कि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम किया जाता है तो ढिंढोरा पिटवाया जाता है। अब पता चल रहा है कि लोगों का पैसा कहां जा रहा है। घरेलू बचत के 50 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंचने से महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा होगा। अब आते हैं महिला आरक्षण विधेयक पर। 18 सितंबर की शाम प्रहलाद सिंह पटेल नाम के राज्य मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट कर दिया, मगर ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। संसद के परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं की यह कतार बता रही है कि सूत्रों के हवाले से आई खबर सही है। ये सभी महिलाएं संसद की दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए जा रही हैं ताकि महिला आरक्षण विधेयक के इस नए इतिहास का गवाह बन सकें। लेकिन इन्हें भी पता नहीं होगा कि जिस बिल को इतिहास बनते हुए देखने आई हैं वो 2026 से पहले तो लागू ही नहीं हो सकता। यह भी इतिहास है जो कानून अभी 3-4 साल बाद लागू होगा, उसके पास होने पर ताली बजाने के लिए इन्हें बुलाया गया है। 9 मार्च 2010 को यूपीए ने इसे राज्यसभा में पास करा लिया था, मगर लोकसभा में पास नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण तो था, मगर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देंगे, मगर ओबीसी का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने एक नहीं कई बार कहा कि सरकार जिस भी रूप में लाएगी बिना शर्त समर्थन कांग्रेस देगी। तो क्या कांग्रेस अब इस बिल को सपोर्ट कर पाएगी? इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों के विरोध को नजरअंदाज कर पाएगी कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है? इस बिल के ड्राफ्ट पर 128वां संविधान संशोधन लिखा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री की इन बातों में आपको कुछ अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की यह तारीख अमृतत्व को प्राप्त होने जा रही है। इसमें अमृतत्व क्या है? क्या इसका कुछ भी मतलब निकलता है? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना भूल गए, किसी भी अल्पसंख्यक महिला समाज को आरक्षण देना भूल गए, फिर भी यह अमृतत्व है। और तो और प्रधानमंत्री इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रख रहे हैं। इस अधिनियम से आरक्षण शब्द ही गायब है। क्या आरक्षण की जगह आप वंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं? संवैधानिक अधिकारों को दैविक वंदना के शब्दों से विस्थापित किया जा रहा है। वैसे इस बिल में नया कुछ नहीं, 2010 का ही बिल पेश कर दिया गया है। ओबीसी महिलाओं का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शायद यह भी कह दें कि इस अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं करने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। हम बेहद विचित्र दौर में हैं, कहीं भागने का रास्ता नहीं। हम आपको प्रमिला दंडवते की याद दिलाना चाहते हैं। इस बिल पर अगर पहली कॉपीराइट किसी की है तो प्रमिला दंडवते की है, क्योंकि उन्होंने ही 1996 में इसे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा था। तब एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। प्रमिला दंडवते महाराष्ट्र से जनता दल की सांसद थी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ी थीं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। आपातकाल में 18 महीने जेल में रहीं। 1980 में जनता दल की टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव जीती। आरंभ से ही प्रमिला दंडवते महिला आरक्षण की समर्थक रहीं। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के बाद तय हुआ कि एक संसदीय कमेटी पूरे देश में जाकर अलग अलग संगठनों से बात करे और ड्राफ्ट तैयार करे। उस कमेटी की चेयरपर्सन सीपीआई की गीता मुखर्जी बनाई गईं। इस कमेटी में ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, गिरिजा व्यास, रामगोपाल यादव, सुशील कुमार शिंदे और हन्नन मुल्ला थे। इस कमेटी ने जो प्रारूप बनाया उसके अनुसार महिला आरक्षण 15 साल के लिए लागू होना था। एक सीट को एक बार के लिए ही आरक्षित किया जाना था और सीटों का रोटेशन होना था।
इस तरह 3 चुनावों में सभी सीटों पर एक बार महिला आरक्षण लागू हो जाता। 15 साल के पीछे यह सोच थी कि इस दौरान महिलाएं अपनी राजनीतिक पहचान बना लेंगी, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। 16 मई 1997 को लोकसभा में इसे लेकर बहस हुई, लेकिन सत्ता पक्ष के गठबंधन से ही इसका विरोध हो गया। सांसद शरद यादव ने कहा कि कौन महिला है कौन नहीं, केवल बाल कटी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होने देंगे। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पास नहीं करा सकी और लोकसभा भंग होने पर यह बिल लैप्स हो गया। बार बार समाप्त हो जाने के बाद भी यहां तक लाने में सभी दलों की महिला सांसदों का योगदान रहा है, मगर इसकी भूमिका तैयार करने और सामाजिक स्तर पर इसकी मांग को जिंदा रखने के लिए महिला संगठनों ने कम बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। रास्ता रोको, भूख हड़ताल, दिल्ली से कन्याकुमारी तक की रेल यात्रा, कई महिला संगठनों का साथ आना, यही कारण था कि किसी अंधेरे कोने में रख देने के बाद भी यह बिल सबको दिखाई देता रहा। रंजना कुमारी शुरू से ही इस मसले से जुड़ी रही हैं, ड्राफ्ट तैयार करने से लेकर धरना प्रदर्शनों में शामिल होने तक। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किए जाने की बात चल रही है। मुझे लगता है कि ये देश की महिलाओं के प्रति सबसे बड़ा न्याय होगा, क्योंकि आज 3 दशक हो गए जब पहली बार श्रीमती प्रमिला दंडवते सांसद रहते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में लाई थी। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने पूरे देश में घूम करके राय जानने की कोशिश की थी। वापस आने के बाद गीता मुखर्जी के नेतृत्व वाली कमेटी में ये बिल बनाया गया और फिर उसके बाद उसको संसद में रखा गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है तो हम सारे लोकतंत्र के नियमों को भूल जाते हैं, और जो इस समय महिलाओं को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला, जबकि आजादी की पूर्व संध्या पर ही ये बात कही गई थी कि बराबरी होनी चाहिए। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण ही महिला आरक्षण के पास होने में सबसे बड़ी रुकावट बनता रहा। गीता मुखर्जी कमेटी ने भी कहा कि उचित समय पर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो ड्राफ्ट पेश किया है उसमें ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं है, अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण की बात भी नहीं है। indiatogether.org की मीनाक्षी नाथ को दिया प्रमिला दंडवते का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि 1987 में कर्नाटका की जनता सरकार ने पहली बार पंचायतों में 25% महिला आरक्षण लागू किया और एक झटके में राज्य में 18,000 प्रतिनिधि चुन ली गई। बाद में 33% आरक्षण दिया गया। उसी के बाद राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का प्रस्ताव लाया, जिसे नरसिम्हा राव की सरकार ने 1993 में लागू किया। यहां सवाल है कि मोदी सरकार के 10 साल गुजर जाने के बाद इस बिल की याद क्यों आई? क्या राजनीति में महिलाओं के मुद्दे का चक्र घूम रहा है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण की बात कब की? क्या आपको याद आता है? जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द पास होगा, लेकिन 9 साल बाद 2023 के सितंबर में इसकी याद आई, उसमें भी ओबीसी महिलाओं को भूल गए। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के सम्मेलन में महिला उद्यमियों से कहा था कि उन्होंने गुजरात के स्थानीय निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू करने का बिल पास किया था, मगर राज्यपाल ने लागू नहीं करने दिया। जाहिर है उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, लेकिन 2014 से 2023 तक उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। फिर भी उन्हें दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में महिला आरक्षण की याद आई, और अगर यह कानून बना भी तो 2026 से पहले लागू नहीं होगा, यानी यह 2029 के चुनाव में लागू होगा अगर परिसीमन हुआ और नई जनगणना हो सकी तो। जून 2014 में सुषमा स्वराज ने कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास करना 16वीं लोकसभा के लिए मील का पत्थर साबित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 साल पहले राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन किया तो कांग्रेस भी करे। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वक्त अपनी तरफ से तुरंत ही समर्थन दे दिया था। 18 सितंबर को जब यह अफवाह उड़ने लगी कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लाने वाली है, तब कांग्रेस भी पूरी तैयारी से ट्विटर के मैदान में उतर गई और इस बिल से संबंधित पार्टी की पहल का इतिहास बताया जाने लगा। ट्विटर पर जाकर देखने लायक है कि कांग्रेस कितनी तैयारी से लोगों को याद दिला रही थी कि उसने इस मसले पर कब कब क्या क्या किया।
ट्विटर पर राजीव गांधी के बयान चलाए जा रहे थे। 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद सोनिया गांधी का पुराना इंटरव्यू निकालकर चलाया जा रहा था। यही नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिखे पत्रों को भी ट्वीट करने लगी। सोनिया गांधी ने 2018-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि इस बिल को पास किया जाए, कांग्रेस समर्थन करेगी। जुलाई 2018 में राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को पास कराने की मांग की थी और कहा कि कांग्रेस इस बिल पर बिना शर्त समर्थन देगी। अगस्त 2014 में महिला कांग्रेस के सम्मेलन में सोनिया गांधी ने कहा था कि कुछ दलों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका, मगर विपक्ष में रहते हुए भी कोशिश करते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 17 सितंबर को ही विस्तार से ट्वीट कर दिया। राजीव गांधी ने मई 1989 में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। लोकसभा में पास हुआ मगर राज्यसभा में नहीं। अप्रैल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में यह पास भी हुआ, कानून भी बना। जयराम रमेश ने बताया कि 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार के फैसले के कारण आज पंचायतों में 15 लाख से अधिक महिलाएं निर्वाचित हैं। पिछले शनिवार को हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पास कर महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि सरकार इस बिल को पास करे। रविवार को कांग्रेस की तेलंगाना में बड़ी रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस की 6 गारंटी में से 3 गारंटी महिलाओं से जुड़ी थीं। हर महिला को प्रति माह 2500, बस यात्रा फ्री और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में। कर्नाटका में भी कांग्रेस ने यही वादा किया, लागू किया। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया। हाल की राजनीति में महिला वोटरों तक पहुंचने की राजनीति अलग ही मोड़ ले रही है। शायद यह वजह भी हो सकती है कि 10 साल तक जो बिल याद नहीं आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आने लगा। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। पंचायतों के स्तर पर नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को नया मोड़ दिया। 2006 में बिहार में नीतीश कुमार ने पंचायतों में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। महिला वोटर तक पहुंचने में राजनीतिक दलों की सांस फूल रही है। इस सेगमेंट पर अलग अलग दलों और नेताओं की अपनी पकड़ है। महिलाओं के सेगमेंट पर बीजेपी के नेताओं के विरोध का भी अपना इतिहास है। उमा भारती जैसी महिला सांसदों ने ओबीसी महिलाओं को लेकर विरोध किया, तो दूसरे नेताओं की आपत्ति का आधार अलग रहा। यह अप्रैल 2010 की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स के विकास पाठक की। रिपोर्ट में लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ सांसदों द्वारा पब्लिक में महिला आरक्षण का विरोध पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा है कि वे 1 महीने से सार्वजनिक रूप से पार्टी की लाइन का विरोध कर रहे हैं। बिल के संदर्भ में पार्टी द्वारा व्हिप इश्यू करने के मामले पर योगी का बयान छपा है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, बंधुआ मजदूर नहीं।
हम पार्टी के सभी सांसदों के बीच इस पर बहस चाहते हैं, नहीं तो मैं सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली के एसी कमरों में बैठे लोग पब्लिक पॉलिसी नहीं तय कर सकते हैं। एक तरफ पार्टी आधिकारिक रूप से बिल का समर्थन कर रही थी और योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि वे बिल का विरोध करेंगे, चाहे उसमें सब कोटा हो या ना हो। यहां तक उन्होंने कह दिया कि इस बिल के पास होने से भारतीय राजनीतिक सिस्टम डूब जाएगा। योगी ने तो महिला आरक्षण को सीधा बच्चों की देखरेख पर खतरे से भी जोड़ दिया था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर है अब इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इस बिल के पेश होते ही समर्थन करने वालों में वे सबसे आगे नजर आ सकते हैं। यही नहीं, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया के पुराने बयान और ट्वीट निकाल दिए हैं। 2010 में अमित मालविया लिखा करते थे कि सोनिया गांधी पूरे देश को ताक पर रख रही हैं क्योंकि अपना एजेंडा पूरा करना चाहती हैं। क्या उनके एमपी उनका विरोध करेंगे? अमित मालविया लिख रहे हैं कि प्रिय महिलाओं, राहुल गांधी को लगता है कि आपको सिर्फ 12 सिलेंडर और 50% आरक्षण चाहिए। अफसोस है कि अगर कांग्रेस जीत गई तो वे प्रधानमंत्री होंगे। 2013 में अमित मालविया लिखते हैं कि आरक्षण का कोई सेंस नहीं, मुझे नहीं लगता औरतों को आरक्षण चाहिए, औरतों को भी ऐसा नहीं लगता। इस ट्वीट के कुछ हफ्तों के बाद लिखते हैं, एक तरफ जब हमें सभी तरह के आरक्षण हटाने के बारे में बात करनी चाहिए, वहीं महिला आरक्षण को लेकर नई मांग छेड़ी जा रही है। हमें अमित मालविया द्वारा इसका कोई जवाब नहीं मिला। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया का ट्वीट है कि सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। आज वे क्या करेंगे? तेजस्वी सूर्या बीजेपी के चहेते नेता रहे हैं और सांसद हैं। इनका एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं। अगर यह विधेयक पास हो गया तो कितने सांसद, खासकर भाजपा के और नेता उनके, मजबूरी में इसका स्वागत करते नजर आएंगे। तेजस्वी सूर्या के इस ट्वीट की खोज भी ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने की है। यह काम गोदी मीडिया के पत्रकारों को करना चाहिए, लेकिन आज वे केवल मोदी मोदी करेंगे। इसी के लिए पत्रकारिता में आए हैं। आप भी टीवी चलाकर देखिएगा कि इनके कवरेज में विपक्षी दलों को कितना स्पेस यानी कितनी जगह मिलती है। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने तेजस्वी सूर्या के एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के अलावा मोदी सरकार का एजेंडा प्रेरणादायक है। उस दिन से डर लगता है जिस दिन महिला आरक्षण एक सच्चाई बन जाएगा। यह ट्वीट अब डिलीट कर दिया गया है। 10 जून 2014 का यह ट्वीट है। तो अब वो दिन आ गया है। तेजस्वी सूर्या कितने डरे हुए हैं वही बता सकते हैं। वैसे आज वे तारीफ करते नहीं थकेंगे। इस बिल का विरोध करने वालों में असदुद्दीन ओवैसी भी थे। तब उन्होंने कहा था कि यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है। अगर यह पास हुआ तो मुस्लिम सांसदों की संख्या और घट जाएगी। इस पूरी बहस से मुस्लिम महिलाएं गायब कर दी गई हैं, जैसे वो किसी भी कैटेगरी में आती ही नहीं है। सवाल है, क्या महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की बात करने का साहस जुटा पाएंगी? 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का चैंपियन बनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी भूल गए। भारत में जब कठुआ हुआ, जब बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारियों को छोड़ा गया, उस समय भरपूर मात्रा में महिला सांसद और विधायक भारत के संसद में थी और इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जब मुसलमान महिलाओं का बलात्कार होता है, लड़कियों का, बच्चियों का, या उनके बुरखे नोचे जाते हैं, या सुल्ली बाई बुल्ली डील होती है, उन्हें ऑनलाइन ऑक्शन किया जाता है, नीलामी की जाती है, कुछ भी होता है अपराध मुस्लिम महिलाओं के साथ, तो ये सभी महिलाएं जो संसद में हैं, जो मंत्री हैं, ये सब चुप रहती हैं। यहाँ तक कि महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी चुप रहती हैं, जबकि उनका ये काम है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन, ये सब विभाग भी चुप रहते हैं। ऐसे में ये अब जरूरी है, जो पीड़ित वर्ग है, जो पीड़ित समाज है, जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिनके साथ अपराध होता है, लाजमी तौर पे सिर्फ वही वर्ग से आने वाली महिलाओं को यहाँ बिठाया जाए। महिला और बाल कल्याण में अगर मुकेश अंबानी की पत्नी को या जुबिन ईरानी की पत्नी को आप ला करके बिठाएंगे
तो वो किसी कठुआ की पीड़िता का दर्द नहीं महसूस कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये हो कि अभी जो भी पद हैं महिलाओं के लिए, उन सब में दलित, आदिवासी और पिछड़े मुसलमान और पिछड़े ईसाई और सिख, यानी कि पिछड़े अक़लियतों के समाज से महिलाएं बिठाई जाएं, उनको पद दिए जाएं, जिससे कि वो अपने काम को और अपने पद को सार्थक कर सकें। तो ऐसे में हमें सजग रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साध्वी प्राची या यतीमा चेतानंद सरस्वती या साध्वी पूजा शकुन जो बापू के पुतले को गोली मारती हैं और खून बहाती हैं, इस तरह की महिलाएं और ज्यादा मात्रा में आकर के न भर जाएं। मुस्लिम महिलाओं, सिख और ईसाई महिलाओं की कोई बात नहीं, ओबीसी महिलाओं की कोई बात नहीं। यह बिल राजनीति में टकराव का कारण बनेगा और हो सकता है इंडिया गठबंधन में दरारें भी पैदा करे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि महिला आरक्षण में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं का आरक्षण स्पष्ट होना चाहिए। राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा है कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतीहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल को समर्थन देंगे, लेकिन आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाए। उनका तात्पर्य ओबीसी और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण के बारे में है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि महिला आरक्षण लाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। देश की महिलाओं को नई जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना पड़ेगा। हम इसे तुरंत लागू करने की मांग करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि इसमें ओबीसी महिलाएं शामिल नहीं हैं, यह बिल अधूरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है कि चुनावी जुमलों के मौसम में यह सबसे बड़ा जुमला है। यह करोड़ों भारतीय महिलाओं और लड़कियों के साथ धोखा है। कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि मोदी सरकार ने 2021 की जनगणना नहीं की। भारत G20 में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक जनगणना नहीं की है। बिल में कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण कानून बनने के बाद लागू होगा, यानी पहली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। जयराम रमेश ने सवाल किया है कि जनगणना आखिर कब होगी? क्या 2024 से पहले हो जाएगी? इसका मतलब है कि आज के यह बिल हेडलाइन के लिए है, जबकि कोई तारीख स्पष्ट नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश 2014 से ही शुरू कर दी थी। हालांकि यह योजना क्या है आज तक किसी को पता नहीं। इसके बारे में पढ़ने को यही मिलता है कि इसके प्रचार पर ही ज्यादा खर्च हो गया। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, जनधन योजना के तहत भी महिलाओं को ही टारगेट किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना लाई गई। पोषण अभियान और जननी शिशु सुरक्षा जैसी कई योजनाएं हैं जिनका सीधे महिलाओं से संबंध है। राजनीतिक रूप से देखें तो महिलाओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करने लगा है। इस वोट में कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना के जरिए पहली बार कर्नाटका में सेंध लगाई, जिसके तहत परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस स्कीम में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। कर्नाटका में महिलाओं के लिए शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है, जिसके लागू होते ही जुलाई महीने में 16 करोड़ महिलाओं ने यात्राएं की। 2019 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी। आम आदमी पार्टी का बयान है कि दिल्ली में 1 करोड़ से कम औरतें हैं, लेकिन 3 साल में 100 करोड़ पिंक टिकट काटी जा चुकी है। पिंक टिकट यानी फ्री सफर। इंडियन एक्सप्रेस ने फरवरी में लिखा था कि दिल्ली सरकार के अफसरों के मुताबिक 3 साल में इस स्कीम पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ है। 2021 में यह योजना तमिलनाडु में भी लागू की गई। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पंचायतों और निकायों के स्तर पर फैलता जा रहा है। कुछ वाजिब आलोचनाएं होती हैं कि मुखिया चुने जाने के बाद उनके पति काम करने लग जाते हैं और खुद को मुखिया पति कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी एक बड़ा बदलाव है कि ऐसे नकारे पति अपनी पहचान चुनी गई मुखिया पत्नियों के नाम से करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। थोड़ा तो बदलते ही होंगे। भारत जैसे देश में इतनी आसानी से महिलाओं के लिए बदलाव नहीं आएगा, मगर पंचायतों में आरक्षण के कारण बहुत सारी महिलाओं को अपना श्रेष्ठ साबित करने का मौका भी मिला। ज्यादा चिंता की बात है कि औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बहुत उत्साहजनक रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। जून 2023 में द वायर में
दीपांशु मोहन और श्रिया भयाना की एक रिपोर्ट छपी है। इसके अनुसार मोदी सरकार के 9 साल में महिलाओं की भागीदारी घटी है। विश्व बैंक का डेटा है कि 2012 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 27% था, जो 2021 में घटकर 22.9% हो गया। 2022 में थोड़ा सा बढ़ा और 23.9% पहुंचा। यह वृद्धि भी खेती में महिलाओं की भागीदारी के कारण हुई थी। यह रिसर्च अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस CEDA ने किया है। उत्तर भारत को सोचना चाहिए कि देश में काम करने वाली सर्वाधिक महिलाएं तमिलनाडु में क्यों हैं। वहां की महिलाओं में यह कौशल कब और कैसे आया, कैसे वहां की महिलाएं ताकतवर वर्कफोर्स में बदल गईं। आप तमिलनाडु जाइए, वहां बड़ी संख्या में महिलाएं फैक्ट्रियों में काम पर जाती दिखेंगी। कंपनियां उन्हें बस सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। उत्तर भारत से अलग ही नजारा यहां देखने को मिलता है। 2019-20 के वार्षिक सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के अनुसार भारत की 16 लाख कामकाजी महिलाओं में से करीब 7 लाख यानी 43% केवल तमिलनाडु में हैं। मार्च 2023 की खबर है कि तमिलनाडु में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 32% है, जो कि देश के रेट का करीब दुगना है। हालांकि इसी साल हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि औरतों की भागीदारी बढ़ने के साथ ही कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का फर्क बढ़ा है, मजदूरी का फर्क बढ़ा है, काम का असंगठित होना और काम करने की जगहों पर पुरुषों और महिलाओं में फर्क किया जाना एक वजह है। एक ही राज्य है जहां पुरुष और महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर है, वो राज्य है मणिपुर। 2019-20 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मणिपुर में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा पाई गई। सोचिए उस मणिपुर का क्या हाल हो गया है। प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं करते, ना वहां जाते हैं। खैर, हमने ये बात इसलिए बताई कि महिलाओं के मुद्दों का संघर्ष अभी किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। कई सेक्टर में उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में यह सैलरी और मजदूरी का अंतर देखा जा रहा है। इस बिल के जरिए आरक्षण अपना तीसरा पड़ाव पूरा करेगा। आरक्षण का मूल आधार सामाजिक न्याय ही रहा है, मगर इसमें आर्थिक और लैंगिक न्याय भी जुड़ गया है। 2018 में मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया। इस आरक्षण का सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग आज भी आलोचना करते हैं और कई गंभीर सवाल उठाते हैं। लैंगिक न्याय को लेकर सामाजिक न्याय के पक्षधरों का कोई विरोध नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि महिला आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा पर ही खरा उतर सकता है तभी जब अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। लेकिन मुस्लिम महिलाओं की बात कोई नहीं करता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।